नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। ये वक्त होता है मध्य प्रदेश का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाने का। आपके साथ मैं पुनीत पाठक और आपको अगले 24 मिनटों में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा तो हो गया। सूत्र बता रहे हैं कुछ विभागों के बारे में, जिसमें सीनियर मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा को गृह विभाग, प्रहलाद पटेल को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग, राजेंद्र शुक्ल दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं उनको स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग, संपतिया उइके को जनजाति कल्याण विभाग। ये सारे विभाग सूत्रों के हवाले से हैं, क्योंकि अब तक इनके बारे में आधिकारिक पत्र सामने नहीं आया। तो मुख्यमंत्री दिल्ली गए, मुलाकात की, वहां से लौटकर आ चुके हैं। इस वक्त वे खंडवा के दौरे पर हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। विवेक पटैया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कितना वक्त लग सकता है सूची के सामने आने में? जो संभावित है इनके बारे में बताएं जो सूची में है। देखिए पुनीत, राज्यपाल के भोपाल लौटते ही जो है ये कहा जा रहा है कि अधिकृत सूचना जो है जो जारी हो जाएगी, अधिकृत सूची जारी हो जाएगी विभागों की। लेकिन अभी जो मंत्रालय सूत्रों की जानकारी है उसके मुताबिक कैलाश दिया जा रहा है। इसके अलावा गोपाल जो अभी पहली बार मंत्री बने हैं और काफी सीनियर नेता है प्रहलाद पटेल, उनको जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी जो है वो उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इंदर सिंह परमार को दी जा सकती है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को गृह विभाग और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अभी जो फिलहाल जानकारी निकल के सामने आ रही है, संपत्ति उइके को जो है आदिम जाति कल्याण विभाग दिया जा सकता है। तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है और अभी कुछ ही देर बाद हो सकता है कि सारी जो है स्थिति जो है साफ हो जाएगी और जो विभाग है मंत्रियों को वो वितरित हो जाएंगे। राज्यपाल के भोपाल पहुंचने का इंतजार है। वो शहडोल दौरे पे थे और उनके भोपाल पहुंचते ही जो है सूची पर हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद जीएडी से सूची जारी हो जाएगी। तो ये जो संभावित सूची है जो सूत्रों के मुताबिक आप बता रहे हैं, जिसके ऊपर ये माना जा रहा है कि राज्यपाल महोदय के पहुंचते ही ये जारी हो जाएगी, क्या हम ये मान लें कि आज की तारीख में ये सूची प्रदेश के सामने आ सकती है? क्योंकि इसका बड़ा इंतजार था। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद से अब तक कई कयास, कई अटकलों के दौर भी चल चुके हैं। देखिए, हमने अपने दर्शकों को कल सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली दौरे की जानकारी दी थी। अचानक वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में वो पूरे दिन नेतृत्व से मिले। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और काफी मंथन के बाद, क्योंकि एक भारी भरकम नेताओं का एक कैबिनेट इस बार मध्य प्रदेश में है, काफी सीनियर नेता है और ऐसे में उनका एडजस्टमेंट करना मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं चुनौती भरा था। और यही कारण है कि इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप है और राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद जो है मोहन यादव भोपाल पहुंचे आज दोपहर में और उनका हनुवंतिया जाने का प्रोग्राम जो था वो तय समय पे हनुवंतिया भी नहीं गए। पूरे जो है दिन उन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइज की। पूरी सूची पर प्रदेश के नेताओं से, बीडी शर्मा से और हितानंद शर्मा से कई दौर की बातचीत हुई। उसके बाद लगभग सूची अब तय हो चुकी है और इंतजार सिर्फ राज्यपाल के भोपाल पहुंचने का है। राज्यपाल भोपाल पहुंचते ही सूची पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। तो विवेक, ये माना जाए कि इन सब के बीच में जो अटकलें हैं, कयास हैं, जो सूचियां हैं और कई बार सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं, नामों के जो विभाग सामने आ रहे हैं, ये तकरीबन तय हैं और इनमें अब बस कुछ मिनटों का, घंटों का विलंब हो सकता है। लेकिन इस बीच क्या कोई प्रतिक्रियाएं मिली? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस भी बड़ी हमलावर रही है इस पूरी प्रक्रिया में देर को लेके। देखिए, प्रक्रिया में देरी पर भी कांग्रेस के सवाल उठाए थे। कभी मंत्रिमंडल विस्तार की देरी पर सवाल उठाए, उसके बाद जो है विभाग वितरण पे सवाल उठाए और ये इसलिए भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार का भी और मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार है विभागों का वितरण भी। लेकिन जब नेतृत्व की सहमति से सब कुछ तय होता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका मिल जाता है और ये पार्टियों की जो है एक नई परिपाटी भी बन गई है कि वो जो भी तय होता है नेतृत्व के जरिए ही तय होता है और मध्य प्रदेश में भी यही देखा जा रहा है। इसलिए भी विपक्ष ने सवाल उठाए। हालांकि विपक्ष भी जब सत्ता पक्ष में था तो यही स्थिति थी
लेकिन ये राजनीतिक बयानबाजी होते रहती है। लेकिन ये अब लगभग तय हो चुका है, स्थिति साफ हो चुकी है कि जो है मंत्रियों के विभाग बढ़ जाएंगे। और जिस हिसाब से हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आई कि कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन दिया जा सकता है, तो ये बिल्कुल तय है कि ये अब सूची का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का सबसे पसंदीदा विभाग नगरीय प्रशासन रहा है और वो इसके पहले भी शिवराज कैबिनेट में नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रहे हैं। और इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो नाम संभावित सामने आ रहे हैं, यही नाम जो है आपको सूची में भी देखने को मिलेंगे। नाम तो वही होंगे और नामों के आगे जो लिखे हुए विभाग हैं इसको भी कंफर्म कुछ देर में कर दिया जाएगा जैसे आधिकारिक लिस्ट सामने आएगी। अगर इसी लिस्ट पर जो सूत्र बता रहे हैं जिस पर बस कुछ देर बाद संभवतः मोहर लग जाए, तो आप ये बंटवारे को कैसे देख रहे हैं? हमने छत्तीसगढ़ में 24 घंटे पहले जो विभागों का बंटवारा देखा, बड़े सोच समझ कर था, लगा कि पूरा होमवर्क करके जिसे जो दायित्व मिलना चाहिए था उसे ठीक वैसा ही दायित्व दिया, फिर चाहे वो उनकी चॉइस हो या फिर उनकी योग्यता, उनका अनुभव हो। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सूची को जिसमें विभाग बटे? देखिए, विभाग जो वितरण हो रहे हैं और जो नाम संभावित सामने आए हैं, इस विभागों के नाम के अनुसार हम तो ये कह सकते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी एक्सरसाइज हुई है। यदि हम जगदीश देवड़ा को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने की बात यदि करते हैं, तो जगदीश देवड़ा कोई पहली बार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे। इसके पहले भी वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह, परिवहन और जेल विभाग, ये तीनों विभागों की जिम्मेदारी उनके पास पहले भी रही है। तो ये सोच समझकर उनको जो है गृह मंत्री का जिम्मेदारी दी गई है। और चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग यदि राजेंद्र शुक्ल को दिया गया है, तो ये भी एक सोच समझकर दिया गया, क्योंकि वो एक धीर गंभीर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और ये विभाग ऐसा है जिसमें अक्सर सवाल, सबसे ज्यादा यदि सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर खड़े होते हैं। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को ये विभाग देने की कोशिश की कि ज्यादा विवाद की स्थिति में सरकार न पड़े। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण मध्य प्रदेश में हो रहा है और ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग इस समय काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए राजेंद्र शुक्ल के पास ये विभाग जाने की संभावनाएं हैं। और स्कूली शिक्षा मंत्री के तौर पर जो है इंदर सिंह परमार ने पिछले बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था स्कूली शिक्षा विभाग में, और इसलिए संभवतः उनको ये जिम्मेदारी इसलिए दी जा रही है कि स्कूली शिक्षा और उनके साथ तकनीकी शिक्षा और साथ में जोड़ा गया है, ताकि जो स्कूल से बच्चे जो निकलकर जो है तकनीकी शिक्षा यानी ITI की तरफ या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको स्कूली शिक्षा का भी फायदा मिलेगा। तो एक बड़ा एक्सरसाइज की है। संपत्ति विभाग को यदि आदिम जाति कल्याण विभाग दिया गया तो उनके एक कैटेगरी के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आती है, अनुसूचित जनजाति की नेतृत्व करती है, ऐसे में उनको उसी पसंदीदा विभाग दिया गया। और सबसे पहली बात है कि प्रहलाद पटेल को जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, ये वो विभाग है जिसके पास सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का फंड आता है और सबसे ज्यादा अनुभव जो है केंद्र में रहने का जो है प्रहलाद पटेल को, पहली बार वो राज्य के स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा विभाग उनको दिया गया, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, ताकि केंद्र से उनका जो है कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो सके। तो ये सोच समझ के ही जो है जिम्मेदारियां विभाग। चलिए विवेक, हम इंतजार करते हैं कि जब राज्यपाल महोदय लौटेंगे और इसके उपरांत इस पर मोहर लगेगी और आधिकारिक तौर पर इन नामों और नामों को दिए गए विभागों पर हम खुलकर चर्चा भी कर पाएंगे। फिलहाल सूत्र जो बता रहे हैं ये तकरीबन तय माना जा रहा है। कुछ देर बाद राज्यपाल के पहुंचते ही इस पर एक तरह से मोहर लग जाएगी और मोहर लगते ही ये सार्वजनिक होगी सूची। और इस सूची में जो विभाग बांटे गए हैं उसमें अभी तक लग रहा है कि जिस मंत्री की जो इच्छा रही या जो उनका पिछला कार्यकाल उसका अनुभव रहा, उसके आधार पर अहम जिम्मेदारियां विभागों की दी गई हैं। लगातार इस पर अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। शुक्रिया विवेक आपका। और इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। खंडवा दौरे पर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। संत सिंगाजी समाधि स्थल पहुंचे सीएम यादव और वहां सिंगाजी समाधि के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। हनुवंतिया पर ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूजन अर्चन की, हनुवंतिया में रात्रि विश्राम और उसके पहले समाधि स्थल के ऊपर जाकर पूजा की सिंगाजी समाधि पर। संत सिंगाजी क्षेत्र के खंडवा के मालवा निमाड़ के एक बड़े संत, विख्यात संत हैं और उनके समाधि स्थल पहुंचकर पूजन अर्चन किया है। सबको इधर कर दो, आप सब लोग इधर आ जाइए। बोलो सद्गुरु सिंगार महाराज की जय।
इधर भोपाल से अपने गृह क्षेत्र सागर की तरफ आ रहे मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह का विदिशा बाईपास पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मेरा विदिशा से अपार प्रेम रहा है। विदिशा के कार्यकर्ता मेरे अपने हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। विभागों के बंटवारे पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि जल्दी विभागों का बंटवारा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीतने का दावा भी वे करते हैं। देखिए, बंटवारा जल्दी होने वाला है, विभाग जल्दी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी जल्दी करने वाले हैं। अभी हम सब लोग भारत विकसित यात्रा में लगे हुए हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। वहीं नरसिंहपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की है और इस दौरान राज्यसभा के सांसद कैलाश सोनी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों और फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी ली। इसके बाद मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में कई टारगेट अचीव किए गए, अच्छे बेहतर स्थिति में काम है। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। निश्चित तौर पर इस बार भी प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बनेगी। नरसिंहपुर जिले ने काफ़ी चीज़ों में टारगेट अचीव किए। काम करने वाले व्यक्ति को मुझे लगता है दायित्व से फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो जिम्मेदारियां उसे मिलती हैं, अगर उसके मन में भाव उनके ताकत से और ईमानदारी से निर्वहन का है तो दायित्व कम ज़्यादा हो सकता है, जिम्मेदारी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका निर्वहन करने की आपकी मंशा है, ईमानदारी से निर्वहन की मंशा है तो सफलता आपको मिलती है। जितनी भी हमारी जो जनता की कठिनाइयों के विषय हैं उन सब पे विचार किया है। कानून व्यवस्था के मामले में, हमारे बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, अन्य जो भी योजनाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक हमारे मंत्री जी ने फीडबैक लिया और निर्देश दिए हैं। अभी हमारे मेला आने वाला है, उसके लिए भी समुचित प्रबंध करने के निर्देश मंत्री जी ने जारी किए हैं। ग्वालियर नगर निगम का साल 2024-25 का बजट, इसे लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। निगम आयुक्त ने सभी विभागों के साथ मिलकर बैठक ली है। विभागों से आए बजट के प्रस्ताव को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया। नए वित्तीय साल का बजट लाभ के बजट देने की प्लानिंग है। 2090 करोड़ के आसपास का यह बजट तकरीबन है। हालांकि इसमें संशोधन होने के बाद और इजाफा हो सकता है। निगम को गार्बेज कलेक्शन टैक्स से 2023-24 में 36 करोड़ मिलना है, लेकिन शासन के आदेश के बाद नए बजट में 50% आय रह जाएगी, क्योंकि गार्बेज शुल्क को 50% कम कर दिया है। वहीं बजट में 15वें वित्त आयोग से इस बार करीब 112 करोड़ की राशि मिलेगी, जिसे अलग अलग हिस्सों में खर्च किए जाने की प्लानिंग है। इस बार जो बजट है उसमें निगम अपने खर्चों में कमी करेगा, क्योंकि निगम की जो माली हालत है वो काफी बिगड़ी हुई है। तो अमृत प्रोजेक्ट 2 के लिए 155 करोड़ ये प्रस्तावित बजट ग्वालियर का। वर्कशॉप कार्य के लिए 45 करोड़, चिड़ियाघर के लिए 3 करोड़। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन संभावित बताए जा रहे हैं। बिजली संबंधी कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए, पीआईयू समेत वर्कशॉप के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पानी के लिए 60 करोड़ की राशि रखी है। ये सभी प्रस्तावित हैं। अमृत प्रोजेक्ट 2 के लिए 155 करोड़, एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट के लिए तय किया है। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स सब विभागों से अच्छे से आना चालू हो जाएगा। अभी कुछ दिन से सर्वर बंद है, हमने कलेक्शन अच्छा किया है, लेकिन सर्वर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हमारी फाइनेंशियल से जनवरी के आसपास उधर। सर, बजट को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? बजट हमारा जो पिछले साल को रहता है इस साल भी रहता है, लगभग सेम है, और उसमें जितने भी डिपॉजिट और के सब हमने इंक्लूड कर लिया है, और बजट हम MIC पेश करेंगे, उसके बाद परिषद हो जाएगा।
और अब एक अच्छी और बेहतर खबर भी बता दें, इंदौर एयरपोर्ट पर नए साल से डिजी यात्रा की सुविधा शुरू होने वाली है। सांसद शंकर लालवानी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से डिजी यात्रा शुरू करने के लिए अनुरोध किया। जल्दी सुविधा एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर अब ई वीज़ा मान्य होगा। इसके पहले यात्रियों को वीज़ा की फिजिकल कॉपी लेना अनिवार्य था, लेकिन अब यात्रियों को फिजिकल कॉपी लाने की ज़रूरत नहीं। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि दुबई से आने वाली फ्लाइट में ऐसे कई मौके आए जब यात्री ई वीज़ा लेकर सीधे इंदौर पहुंच गए। इसके बाद उन्हें कई दिक्कतें झेलनी पड़ी। इसे लेकर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया था और अब ई वीज़ा इंदौर एयरपोर्ट पर मान्य होगा। हमने ये बात रखी थी कि इंदौर एयरपोर्ट पर ई वीज़ा होना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज इंदौर एयरपोर्ट पे ई वीज़ा की परमिशन आ गई है। अब कोई भी यात्री विश्व का ई वीज़ा के माध्यम से इंदौर एयरपोर्ट पर उतर सकता है। डीजी यात्रा कहते हैं, डीजी यात्रा बड़े शहरों में हो रही है, हमारे इंदौर में भी डीजी यात्रा होना चाहिए। तो उसकी स्वीकृति भी इंदौर में मिल गई है, उसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की जमकर तैयारियां। देश विदेश के सनातनी उत्साहित हैं। लाखों लोग अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इस बीच मुंबई का रहने वाला एक 25 साल का राम भक्त विनोद रामाचार्य वर्मा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या के लिए पैदल ही चला। 42 दिन की यात्रा पूरी कर वो पवित्र नगरी पन्ना पहुंचा है। भगवान जुगल किशोर के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचा है। यहां उसने भगवान के दर्शन किए, विश्राम किया। विश्राम के बाद वो दोबारा आगे बढ़ गया। मुंबई से अयोध्या तक की दूरी और जो पूरा सफर है वो 1700 किलोमीटर का है, जिसे पैदल यात्रा के द्वारा वो पूरा करेगा। हमने सोचा था कि आज तक हमने कभी कुछ योगदान नहीं किया राम मंदिर के लिए, तो जब बन गई तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे अवश्य। इसलिए हमने ये पद यात्रा निकाला है ताकि लोगों को एक मैसेज भी मिले। जब हम पैदल जा सकते हैं तो जिनके पास साधन है, जिनके पास ट्रेन है, कार है, बाइक है, तो वो क्यों नहीं जा सकते हैं? उनको भी तो जाना चाहिए। 500 साल बाद राम मंदिर बन रही है, जाना तो बनता ही है। हालांकि आज देश के प्रधानमंत्री ने देश के तमाम लोगों से ये अपील की है कि आप उसी तारीख को ना पहुंचे। उसके 2 दिन बाद सारे देश और दुनिया के लिए मंदिर परिसर खुला होगा। सब एक साथ पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। आज ही उनका अयोध्या से संदेश देशवासियों को, दुनिया में राम भक्तों को। इधर जबलपुर में नए साल में हुड़दंग मचाने वालों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां की। 31 दिसंबर की शाम से पुलिस शहर के प्रमुख मार्गों पर तैनात रहेगी। नशा करके वाहन चलाने, उपद्रव करने या डीजे बजाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। वहीं नए साल के जश्न के लिए शहर के विभिन्न होटल और रेस्तरां में विशेष इंतजाम किए गए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ग्राहकों को एक साथ भोजन परोसा जा सके, इसके लिए अतिरिक्त कुर्सी, टेबल और स्टाफ भी रखा गया है। और सजावट का तो क्या ही कहना। शासन के निर्देश हैं, उस निर्देशानुसार हम अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे और एकदम शाम 7 से 10 बजे तक की परमिशन मिली है, जो कि इसे पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे। दिसंबर की रात को वह शराब पीकर वाहन चलाने की रहती है, तो उसको लेकर विभिन्न चौराहों पे ब्रेथ एंड लाइटर के साथ पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा और उसमें जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग का जो मोटर व्हीकल का एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गुना में जो पिछले दिनों हादसा हुआ उससे अब तक प्रदेश उभरा नहीं। 13 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद लगा था कि शायद अब चीजें सबक लेकर सुधरेंगी। श्योपुर जिला प्रशासन लेकिन अब भी आंख मूंद कर बैठा है। कई बसें बिना फिटनेस के बेखौफ सड़कों पर दौड़ लगा रही। जिम्मेदार इन बस मालिकों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। जिले की सड़कों पर ऐसी बसें बेधड़क दौड़ती हैं जिनके पास ना फिटनेस है ना बीमा। ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। खुला न्योता दे रही। बस में बैठी सवारियों की जान पर खतरा है। इन बसों के अंदर फर्स्ट एड किट और फायर सेफ्टी जैसे कोई इंतजाम नहीं है जो होने चाहिए। ज्यादातर बसें ओवरलोड दिखती हैं। 52 सीटर बस में 60 से 70 सवारी ठूंसी जाती है और इस वजह से हादसे की आशंका बनी रहती। कलेक्टर ने जांच करवाने और नियमों के खिलाफ सड़क पर दौड़ती बसों पर एक्शन लेने की बात की। मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें निर्देश दिए हैं और उसको हम लोग गंभीरता से पालन करेंगे और साथ में सुनिश्चित करेंगे। अभी हम अपने पुलिस अधीक्षक जी से भी बात करेंगे और जितने भी हमारा अमला है
सबको ये करेंगे, एक साथ करेंगे और एक अभियान चला करके सारी गाड़ियां जो ऐसी चल रही हैं वो नहीं चले, और अगर चली हैं तो किसके आदेश से चली है, किसके लापरवाही से चली है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। खबर है इंदौर से। बदमाशों ने एक दो नहीं बल्कि करीब 60 लाख रुपए की चोरी की। 50 लाख रुपए के गहने और 10 लाख रुपए कैश इसमें शामिल है। हैरत की बात यह कि जिस वक्त चोरी हुई इस दौरान घर में 35 लोग मौजूद थे। इसके बावजूद बदमाश घर में घुसे, कैश और गहने लेकर रफूचक्कर हो गए। किसी को खबर नहीं लगी। बदमाश सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की है। IBS 24 संवाददाता इस स्थल पर पहुंचे, जायजा लिया। तो कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे भीतर किस तरह ये पूरी चोरी अंजाम दी गई। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पान दुकान के पास खड़े युवक का कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। कुछ युवक पिस्टल लेकर पान की दुकान पर आ धमके और पान दुकान पर खड़े दो युवकों की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। उनका मन नहीं भरा तो वो पास में दुकान संचालक को पिस्टल दिखाकर धमकाने लगे। मारपीट में पान की दुकान के पास खड़ा युवक और उसके साथी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल में ये इलाजरत हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर है खरगोन से अवैध पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। जिंदा कारतूस के साथ 12 बोर की पिस्टल भी जब्त हुई। एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है। बड़वा थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिंदा कारतूस के साथ 12 बोर की पिस्टल जब्त की गई। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और यह नाबालिग आरोपी जिसको हिरासत में लिया गया। खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां रिश्वत लेते उपयंत्री गिरफ्तार हुए हैं। 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। उपयंत्री जनपद कार्यालय में पदस्थ हैं। मूल्यांकन कराने के नाम पर किसान से रिश्वत मांगी। 60,000 रुपए का पूरी रिश्वत का सौदा हुआ। ग्वालियर लोकायुक्त ने इस पर रंगे हाथ उनको पकड़ा। तो IBS 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।